So, very, very good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning to all of you. शुरू करें पढ़ना. चलो शुरू करते हैं, है ना? गुड मॉर्निंग. प्रैंक नहा के आयो ना? नहा के आयो? चलो सब रेडी. चलो लेट्स स्टार्ट है. तो भैया ये क्वेश्चन ये एकदम फ्रेश माहौल के लिए एकदम परफेक्ट क्वेश्चन. ठीक है. दिस इज द वर्स्ट क्वेश्चन परहैप्स ऑफ डेप्रिसिएशन. इससे गंदा क्वेश्चन शायद डेप्रिसिएशन में नहीं है. ठीक है. बनाया जरूर जा सकता है लेकिन अभी तक तो यही है. ओके. चलिए, तो इस क्वेश्चन में मेन जो बात है वो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है. एज सच डिफिकल्ट नहीं है. दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बट दिस क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन इज डिफिकल्ट. ओके. तो यही होता है भैया, हर क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाला है वो क्वेश्चन समझ में आ जाए तो सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, बस समझ में आना चाहिए ना. ओके. चलो तो देखते हैं ये क्वेश्चन को. ओके. So our firm's plant and machine account at 31st December 2021 and the corresponding depreciation provision account broken down by year of purchase are as follows. ठीक है. ये मैं मॉड्यूल में हूं और मॉड्यूल के पेज नंबर 5.39 में हूं. मॉड्यूल के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसके क्वेश्चन नंबर 1 में हूं. ठीक है. क्या दिया हुआ मुझे दिया है फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एज एट 31st ऑफ दिसंबर 2021. ठीक है. यानी ये जो फिगर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं ये कब के दिखाई दे रहे हैं? दिस इज एज ऑन 31st ऑफ दिसंबर 2021 एंड करस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, है ना. तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन, यानी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हैज बीन मेंटेन एट कॉस्ट की नहीं? नहीं. हां. नहीं. हां. हां. अरे ऑब्वियसली हां, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन है. करेक्ट. तो मुझे एक तरफ दिख रहा है कॉस्ट और एक तरफ दिख रहे हैं उसके डेप्रिसिएशन प्रोविजन. सही है. जरा ध्यान से देखना, इसी को इंटरप्रेट करना है. सबसे पहले तो इस टेबल के इंटरप्रिटेशन से शुरू करते हैं. वो टेबल का मतलब क्या है? 2005, 2011, 2012, 2013, 2020, 2021 और फिर वो बाजू में कुछ तो भी दिए हुआ है और डेप्रिसिएशन प्रोविजन भी दिया हुआ है. कुछ तो भी ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ दिख रहा है. बरोबर. क्या मतलब हो इसका? यस. 2000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 21,35,000. अच्छा, पहले मुझे बताइए कि यहां पर हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी एक ही है कि एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है. राइट. वी आर मेकिंग द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और इस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में सिर्फ इकलौता प्लांट या मशीनरी नहीं है, इसमें मल्टीपल प्लांट या मशीनरी है. करेक्ट. हाँ जी. तो मल्टीपल में मुझे उन सब के कॉस्ट भी दिखाई दे रहे हैं और उनके आज तक के डेप्रिसिएशन भी दिखाई दे रहे हैं और इनके अलग अलग बर्थडे भी दिखाई दे रहे हैं. आई मीन टू से अलग अलग कौन से डेट में खरीदे वो भी दिया हुआ है. 2005 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में, ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ है. राइट. चलो ठीक है. तो सबसे पहले ना इसी को देख के हम लोग एक चीज तो बना लेते हैं सर. क्या? लेट अस मेक द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ठीक है. चलो सर, तो हेडिंग दे देते हैं यहां पे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ योर बुक. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मॉड्यूल या क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ योर बुक, जिसमें पेज नंबर लिख लेना आप लोग. ठीक है. हां जी. क्या मुझे क्लाइंट का नाम दिया हुआ है? नहीं दिया है सर. कोई बात नहीं. इन द बुक्स ऑफ क्लाइंट, इन द बुक्स ऑफ डैश, है ना. इन द बुक्स ऑफ डैश बोले तो इन द बुक्स ऑफ आवर फ्यूचर क्लाइंट. ओके. अब याद रहेगा वो लिखना बराबर. ठीक है ना. इन द बुक्स ऑफ आवर फ्यूचर क्लाइंट हम लोग यहां पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. कब का सर? कब का? ये हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कब के लिए बना रहे हैं? हमें 31st दिसंबर 2021 तक का तो दिया हुआ है डिटेल. तो क्या मैं 2021 का ही बनाऊंगा? नहीं. दिस विल बी फॉर 2022. अच्छा, ईयर एंड कब है? 31st दिसंबर. देख के समझ में आ रहा है मुझे. राइट. हाँ जी. तो दिस इज 2022.
ठीक है, चलिए सर, ये मैंने यहां पे बना लिया अकाउंट। जगह का एडजस्टमेंट सब सोच समझ के, ठीक है। रमजान ठीक से बैठ जाओ बिना टकराए। हाँ हाँ, किसी से टकराए नहीं ना आज। चलो, हाँ जी सर। तो मैं यहां पे लिखता हूं ओपनिंग बैलेंस। कोई बता सकता है मुझे ओपनिंग बैलेंस कितना होगा इसका? उस टेबल को देखो बस, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, वहीं पे नजर आएगा आपको। 30 लाख कि 30 लाख माइनस 21,35,000? 30 लाख, यस इट विल बी 30 लाख। कैसे समझा सर? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन है ना, तो मशीन हैज टू बी एट कॉस्ट, सो 30 लाख लिख लेते हैं यहां पे। 30 lakhs, राइट। इसी तरह से मैं एक और अकाउंट यहां पे बना लेता हूं। व्हाट इज दैट? द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी बना रहा हूं फॉर 2022, है ना। सो 1122, इसका भी ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूं मैं। ऑन द क्रेडिट साइड क्वाइट ऑब्वियसली, कोई मुझे बता सकता है इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 21,35,000, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जवाब बताइए मुझे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स सुना सुना दिख रहा है एकदम। आज सुबह सुबह क्लास है तो चैट बॉक्स सुना सुना नहीं दिखना चाहिए मुझे, ठीक है। यस, ये हो गया। अच्छा, जरा ध्यान से मैं इसको जरा स्टडी करके अगर देखूं तो कुछ एसेट्स कुछ ज्यादा पुराने नहीं दिख रहे यार। 2005 में खरीदे हुए एसेट्स भी दिखाई दे रहे हैं यहां पे तो, राइट। तो अगर ये इतना पुराना होगा तो कहना ऐसे कि उनका यूजफुल लाइफ खत्म हो चुका होगा, है ना। अगर यूजफुल लाइफ खत्म हो चुका होगा तो ये भी पूरी तरह से डेप्रिसिएट हो चुके होंगे यार। दिख रहा है क्या? चलो देखो तो 2005 वाला एसेट 2 लाख का था और उसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दिख रहा है? देख के क्या समझ में आ रहा है? इट इज फुल्ली डेप्रिसिएटेड। 2011 का 3 लाख का वैल्यू है और 3 लाख का ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इट इज आल्सो फुल्ली डेप्रिसिएटेड। सो भैया 2005 और 2011 से नाम के है वहां पे, है ना, वो फुल्ली डेप्रिसिएटेड है, उनका वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो है। उन दोनों का कैरिंग वैल्यू है जीरो। इसी तरह से भी मैं 2012 वाले में अगर आऊं तो उसका है भाई, इट इज ऑलमोस्ट डेप्रिसिएटेड बट नॉट फुल्ली डेप्रिसिएटेड, अभी भी कैरिंग वैल्यू 50,000 है, ठीक है। मैं देख के ये समझ सकता हूं कि सर ये ना 95% डेप्रिसिएट हो चुका है, और अगर मैं यहीं पे बाजू में उसका कैरिंग वैल्यू लिख के रखूं तो अभी भी इसका 5% कैरिंग वैल्यू है, ठीक है। अच्छा सर, इसी तरह से 2013 में 7 लाख का मुझे कॉस्ट दिखाई दे रहा है जिसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन इज 5,95,000, यानी ये 5,95,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100, ये 85% डेप्रिसिएट हो चुका है। समझ रहे हो ना? यानी अभी भी इसका 15% कैरिंग वैल्यू है, ओके। इसी तरह से अगर मैं 2020 में जो एसेट खरीदा इसे देखूं तो 75,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 अगर देखूं तो सर ये से 15% डेप्रिसिएट हुआ है, यानी इसका 85% अभी भी कैरिंग वैल्यू है। और इसी तरह से अगर 2021 वाले को देखूं तो 15,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, यानी ये सिर्फ 5% डेप्रिसिएट हुआ है, इसका अभी भी 95% कैरिंग वैल्यू है, ठीक है। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर पहले उस टेबल को समझ लिया जो वहां पे दिया हुआ था, ठीक है। इधर भी लिख देता हूं 100%, 100%, 0, 0, ठीक है, क्लियर। आगे, डेप्रिसिएशन इज एट रेट 10% पर annum ऑन कॉस्ट। कौन सा मेथड है ये? स्ट्रेट लाइन मेथड। ऑन कॉस्ट देखते ही समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी मैं 10% किसका कैलकुलेट करूंगा? 30 लाख का, 21,35,000 का, कि 30 लाख माइनस 21,35,000 का? 30 लाख का, राइट, ओके। आगे, इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू अज्यूम दैट ऑल परचेजेस, सेल्स और डिस्पोजल ऑफ प्लांट occurred on 30 जून। मतलब क्या assumption इनका? हमारा ईयर एंड तो 31 दिसंबर को होता है,
लेकिन हम लोग जनवरी में परचेस करो, फेब में करो, मार्च में करो, अप्रैल में करो, जनवरी में, दिसंबर में करो, कभी भी करो, कोई भी डेट पे करो, सेल किसी भी डेट पे करो, हमारा अजम्पशन क्या होगा? हमारा अजम्पशन होगा कि हम लोगों ने 30 जून को वो परचेज या सेल किया हुआ। ठीक है, काय को ऐसा अज्यूम कर रहे हैं बाबा ये लोग? क्यों अज्यूम कर रहे हैं ऐसा? कन्वीनियंस, नथिंग एल्स। नहीं तो अलग अलग एसेट अलग अलग डेट पे खरीदेंगे, अलग अलग डेट पे बेचेंगे, तो वो कभी 3 महीने का डेप्रिसिएशन, कभी 6 महीने का डेप्रिसिएशन, कभी 9 महीने का डेप्रिसिएशन, कभी साल भर का। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला कि परचेज सेल वाले को ना सीधा ईयर के मिडल में अज्यूम कर लेंगे, 6 महीने का चार्ज कर लेंगे, खत्म, कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, ओके, चलो ठीक है सर। तो ये परचेज और सेल दोनों में एप्लीकेबल है, ध्यान रखना इस बात को। ओके, आगे the calculating for purpose of calculating depreciation irrespective of the precise date on which these events are occurred. Okay, अब आगे क्या दिख रहा है? During 22, अब साल भर में क्या क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट मुझे क्या दिखाई दे रहा है? हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा अमाउंटिंग टू 15 लाख। हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, अब इस साल का ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं, तो भैया 15 लाख का अगर मैंने असेट खरीदा, एंट्री क्या होनी चाहिए? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, करेक्ट? तो मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को कर देता हूं डेबिट। ठीक है, ये कब खरीदा सर? बोला तो है नहीं, तो हम लोग अज्यूम क्या कर लेंगे? 30 जून को ही है सर। सो 30 जून 22 टू बैंक 15 लाख। यानी यहां से मुझे एक चीज तो क्लियर है, ये 15 लाख पे 10% जो डेप्रिसिएशन होगा वो साल भर का होगा कि 6 महीने का होगा? 6 महीने का होगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2011, कौन सा बोल रहे हैं? ये वाला बोल रहे हैं। 2011 में जो खरीदा था फॉर 1,70,000, यानी ये 3 लाख में से जो 1,70,000 के एसेट थे, ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वॉज स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड मतलब क्या किया? फेंक दिया, कोई काम का ही नहीं है। ठीक है ना, कचरे के डब्बे में फेंक दिया अपन ने, समझे बात को? या किसी को दे दिया, ये तुम लेके जाओ यार, छोड़ो, मेरे काम का नहीं, तुम देख लो। ठीक है, बोलते हैं ना किसी का कचरा किसी के लिए खजाना। ठीक है, अगर किसी और के काम में आएगा, तुम लेके जाओ, मेरे लिए कोई काम का नहीं, लेके जाओ इसको, समझे बात को? इसे बोलते हैं स्क्रैप। मतलब आपको कुछ पैसे मिलेगा इसके बदले में? कोई पैसे आपको नहीं मिले। गॉट इट? चलो ठीक है सर, 1,70,000। एक मिनट जरा इसको स्टडी करो तो ये 2011 वाले जो एसेट है, ये ऑलरेडी फुल्ली डिप्रिसिएटेड थे, यानी इनका कोई कैरिंग वैल्यू बचा क्या? नहीं, तो वो 1,70,000 का वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है, समझे इस बात को? अच्छा, अब एक बार के लिए मैं अगर थोड़ा नीचे आ जाऊं ना, तो यहां पे देखो क्या क्या बोला है। कैलकुलेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022. In calculating this provision, you should bear in mind that it is the company's policy to show any profit or loss on the sale or disposal of plant as a completely separate item in the P&L account. अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस को तो मैं कुछ और ही नाम से दिखाता था, है ना? You are also required to prepare the following ledger accounts. क्या क्या बोला है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लिया सर, ओके, और डेप्रिसिएशन प्रोविजन ये भी बना लिया सर। तीसरा एक और है, क्या है? सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बोले तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो यही नाम से बनाएंगे, जो नाम दिया है यही नाम दिए से बनाएंगे। ठीक है, चलो तो हम एक और अकाउंट बना लेते हैं, सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ध्यान से देखना, नाम क्या दिया आपने? सेल और डिस्पोजल। बोले तो सर बेचा तो यहां नहीं आ रहा है, किसी भी तरह से डिस्पोज ऑफ किया, इवन स्क्रैप किया तो भी यहीं आएगा। ठीक है, डन। चलो सर, अब इस एसेट को स्क्रैप करते हैं। कौन सा एसेट को? 1,70,000 वाले एसेट को। इसका कॉस्ट कहां नजर आ रहा है? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कितना? 1,70,000। इसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कहां नजर आ रहा है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में कितना? मुझे एसेट डिस्पोजल मेथड में क्या करने का है? प्लांट एंड मशीनरी से निकालने का है। कितना निकालूं? 1,70,000। तो यहां क्रेडिट कर देते हैं सेल ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीन, 1,70,000।
गॉट इट? यहां अगर क्रेडिट किया तो सेल और डिस्पोजल में डेबिट कर दो। सर डेट क्या मानो? 30 जून, कन्वीनियंस। 30 जून 2022, प्लान एंड मशीन अकाउंट 1,70,000। डन। चलो आगे। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर पड़ा है ना, तो इधर से निकाल लेते। कितना निकालूंगा? 1,70,000। सो 30 जून 2022, सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीन 1,70,000 रुपए। यहां से निकाला, यहां डेबिट किया, तो यहां पे कर दूंगा क्रेडिट 30 जून 2022। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्री 1,70,000। ठीक है, अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हम लोगों ने इसे स्क्रैप कर दिया, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली इसके बदले में, तो इसके अलावा यहां पे कोई सेल की एंट्री आएगी क्या? नहीं। अगर सेल करते तो मैं यहां पे क्रेडिट पे जरूर लिखता, और वो जो भी लिखता, भले ही 1 रुपए लिखता, लेकिन वो 1 रुपए में मेरा प्रॉफिट होता फिर, क्योंकि इट इज फुल्ली डेप्रिसिएटेड, जीरो वैल्यू है। जीरो के बदले में अगर 1 रुपए भी मिला तो दैट इज माई प्रॉफिट। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अच्छा सर, आपने अभी अभी बोला था कि हम लोग जो डिस्पोज्ड ऑफ है उस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6 महीने का। इस पे तो किया नहीं सर आपने। भाई मरे हुए को और क्या मारेंगे? वो फुल्ली डेप्रिसिएटेड है, उसको और क्या डेप्रिसिएट करोगे? समझ रहे हो बात को? देखो, डेप्रिसिएशन का एक उसूल है। डेप्रिसिएशन का उसूल क्या है कि भैया 100 रुपए का एसेट है ना, तो 100 ही रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। समझ रहे हो? हाँ, डिस्क्लेमर, मैं अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। हाँ, ऐसा क्यों कहा मैं बताता हूं अभी थोड़ी देर में। चलो, लॉजिकली स्पीकिंग, अगर मैंने 100 रुपए खर्च किए तो बिजनेस से 100 रुपए वसूल करने मुझे, है ना? ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन का परसेंटेज थोड़ा अलग हो। जैसे मान के चलो 100 रुपए का एसेट है, मैं कह रहा हूं 10% डेप्रिसिएशन है, तो मेरे को मालूम है 10 साल में जीरो हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 20% डेप्रिसिएशन है, मुझे मालूम है 5 साल में जीरो हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन अज्यूम करके बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं 15% डेप्रिसिएशन है, तो मुझे मालूम है कि 15% 100 पे डिविजिबल नहीं है ना? कहीं ना कहीं पॉइंट्स में आएगा, है ना? चलो, पहले साल 15 हो गए, दूसरे साल 15 हो गए, तीसरे साल 15, चौथे साल 15, पांचवें साल 15, छठवें साल 15, छठवें साल के बाद सातवें साल का देखो जरा, 6 साल तक 15 इंटू 6 कितना होता है? 15 इंटू 6 इज 90, है ना? असेट तो 100 ही रुपए का है, तो सातवें साल का क्या मैं 15 रुपए डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकता हूं? कितना कर सकता हूं? 10 रुपए। भाई उतना ही वैल्यू बचा है उसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? उसके बाद अगर एसेट मेरे पास पड़ा भी है, क्या मैं उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा? नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? मेक सेंस? सबके दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा मैंने क्या कहा? ठीक है, चलो, तो ये है डेप्रिसिएशन का रूल। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये अकाउंट्स के लिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इंटर में जाके आपके अकाउंट्स के फंडे थोड़े से एक एरिया में ऐसा लगेगा, है नहीं अकाउंट्स में तो ऐसा पड़ा था यार, यहां पे तो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और वो है कानून। आप इंडिया में रहते हो, तैयार है ना? ठीक है, इंडिया में लॉजिक की धज्जियां उड़ाते हुए भी कानून बनते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो मैं बताता हूं, जैसे आप लोग पढ़ोगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में आप लोग देखोगे कि सरकार कुछ कुछ जगह पे प्रमोशन के लिए जितना भी एसेट का कॉस्ट है उसका 150%, कुछ कुछ जगह पे 200% आपको डिडक्शन अलाउ करता है। यानी 100 रुपए के एसेट पे आप 200 रुपए तक का डेप्रिसिएशन क्लेम कर लोगे। सर ये कैसे करेंगे? ये तो अजीब है सर। हाँ अजीब है, लेकिन जो है सो है, कानून है। ठीक है, तो वहां अकाउंटिंग लॉजिक मत लगाना। जब इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, तो वहां पे कुछ कुछ जगह पे स्पेशली डेप्रिसिएशन में अकाउंटिंग लॉजिक गया भाड़ में, वहां पे कुछ और ही होता है। गेटिंग मी? वहां पे टैली नहीं होगा। वहां पर एक रूल लगता है कि भैया या तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन या तो साल भर का डेप्रिसिएशन। वहां पर ऐसा नहीं कि एसेट को मैंने 2 दिन यूज किया तो भी साल भर का। हाँ, एसेट को 1 दिन यूज करके भी साल भर का डेप्रिसिएशन हो सकता है।
ये देखोगे आप लोग वहां पे, ठीक है, तो वहां पे कुछ और है, कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, ये सिर्फ अकाउंट्स के लिए। जमा ये बात। हाँ जी सर। तो लौट के आते हैं अभी क्वेश्चन में। हाँ जी सर, एक ये वाला पॉइंट तो हमारा हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, इसको स्क्रैप कर दिया। तीसरा पॉइंट, प्लान दैट हैड बीन बॉट इन 2012, 2012, ये वाले की बात कर रहे हैं ये वाला बोले तो 10 लाख वाला कॉस्ट जिसका 95% डेप्रिसिएट हो चुका था, यानी अभी तक इसका कैरिंग वैल्यू 50,000 बाकी है। राइट, ओके सर। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, वॉज सोल्ड फॉर 5,000, इसको बेचा है ना। ओके सर, एक मिनट, प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2012 फॉर 90,000, अच्छा मतलब ये पूरे प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, 10 लाख में से 90,000 की बात कर रहे हैं, यानी 9,10,000 अभी भी बाकी है। करेक्ट, अच्छा सर ठीक है। तो 90,000 कॉस्ट है, कहना से सो बेचा ना, यहां से निकाल लेते हैं। कहां से, प्लांट एंड मशीनरी में से। डेट क्या एज्यूम करूं, 30 जून 2022। कहां ट्रांसफर करूंगा, सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना सर, 90,000। तो यहां से मैंने निकाल दिया, यहां पे डेबिट कर दिया, 30 जून 2022 प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, 90,000। ठीक है, इस एसेट में कुछ जान बचा था कि थोड़ा सा बचा था, कितना, 50,000 जान बचा था सर, है ना। ओके, तो 50,000 जान बचा था, तो अभी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करूं मैं, 90,000 पे, है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, वर्किंग नोट में इसे भी शो करते हैं, सिर्फ दिमाग में कैलकुलेट कर लूंगा। तो भैया चेक करने वाला इतना अंतर्यामी भी नहीं है कि आपका दिमाग पढ़ ले, है ना, तो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, वहां पे लिख देना फॉर 2022, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं 2012 असेट्स, ठीक है। 2012 के जो असेट्स है, इनका ओपनिंग कॉस्ट इज 10 लाख, ठीक है। इनमें से सोल्ड एंड बैलेंस, सोल्ड है 90,000, यानी 9,10,000 बैलेंस है, ठीक है। ठीक है, मुझे डिप्रिसिएशन क्या रेट से चार्ज करना है, 10%, और वो भी कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मैं कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करूंगा। अगर डब्ल्यूडीवी होता तो क्या करता मैं, फिर इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करता, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, फिर कैलकुलेट करता मैं, है ना। चलो, तो 90,000 रुपए पे मैं 10% कैलकुलेट करूंगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स, साल भर का नहीं, नहीं ये बोला हुआ है अपने को, इसलिए वैसा कर रहे हैं, इंटू 6/12। देखो ये कितना आ रहा है, 4,500, ठीक है। लगे हाथ तो इसका भी कैलकुलेट करते हैं, हालांकि उसका अपन एंट्री नहीं कर रहे अभी। इसका 10% इंटू 6/12 कितना आ रहा है, 6/12 होगा वहां पे 45,000। ओके, क्या यहां पे 6/12 होगा, यहां पे 6/12 नहीं होगा, तो कितना आ रहा है फिर, 91,000। लिख दो यहां पे 91,000। क्या मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर पाऊंगा 95,000, वैल्यू ही कितना बचा हुआ है, 50,000। ये बात क्लिक हो रहा है भैया, जान ही अगर 50,000 है, जिसमें से 4,500 तो असेट सोल्ड पे चार्ज कर लिया, तो बचे पे कितना चार्ज कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, 45,500, ठीक है। तो यहां पे ये कैलकुलेशन कोई काम का नहीं है, हम लोगों को यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा बैलेंस, दिस इज एक्चुअली बैलेंस, ओके, बैलेंस कैरिंग वैल्यू, ठीक है। अब इस 45,500 में लौट के आएंगे,
लेकिन वो 4,500 का जो डेप्रिसिएशन है इसको चार्ज कर देते हैं। तो कैसे चार्ज करूंगा? मैं 30 जून की एंट्री कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो यहां पे प्रोविजन में क्रेडिट कर देते हैं 30 जून 2022, डेप्रिसिएशन 4,500। ठीक है? हाँ जी सर। तो मैंने यहां से 90,000 का कॉस्ट निकाल दिया और यहां पे सेल और डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कहना ऐसे कि उस 90,000 वाले एसेट का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में पड़ा हुआ है, मुझे वो भी निकालना है और उसे भी ट्रांसफर करना है, सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। करेक्ट? चलिए, तो मुझे अभी बताइए कि इस पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 85,500? पक्का? पूरे 85,500 की 90,000? हाँ, तो चलो ठीक है, जरा ध्यान से अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये 95% पहले ही डिप्रिसिएटेड था, है ना? तो अगर 90,000 कॉस्ट है, इसका 95% कैलकुलेट करो तो देखो तो कितना आ रहा है? 85,500। अगर 90,000 कॉस्ट है तो उसमें ऑलरेडी 85,500 डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका था। ये बात समझ में आ रहा है सबको? मुझे वहां पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 2012 वाले एसेट ऑलरेडी 95% डिप्रिसिएट हो चुके हैं, तो अगर 90,000 उसका कॉस्ट था यानी उसमें 95% ऑलरेडी डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, यानी 85,500 वो ऑलरेडी डिप्रिसिएट हो चुका है, और ऊपर से हमने अभी अभी कितना चार्ज किया? 4,500। तो 85,500 प्लस 4,500, इस पे कितना हो गया? 90,000 पूरे हो गए, राइट? तो अब मैं यहां से जो निकालूंगा 30 जून 2022 टू दिस अकाउंट, दैट विल बी पूरे 90,000। जमा, ये 90,000 यहां ला लो। मेरे सॉल्यूशन में और मॉड्यूल के सॉल्यूशन में सिर्फ एक फर्क है। मॉड्यूल ने क्या किया? मॉड्यूल ने सिर्फ एक एसेट के बारे में इंडिविजुअली नहीं लिखा, उन्होंने तीन तीन चार चार एसेट मिला के एक साथ लिख दिया। तो वो अमाउंट देख के हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि यार ये कौन सा अमाउंट है। ठीक है, मैं हर एक का इंडिविजुअली एक एक अमाउंट देख रहा हूं जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि ये कौन से मशीन की बात कर रहे हैं हम लोग। बस उतना ही फर्क है। गॉट इट? चलो, हाँ, और हैंडराइटिंग का भी फर्क है। ठीक है, हाँ, चलो हो गया ये। हाँ जी, इसको बेचा है अपन ने ना, कितने में बेचा है? 5,000 में बेचा है। अगर 5,000 में बेचा है तो इधर आएगा ना बाय बैंक, कितना सर? 5,000। कोई बता सकता है इसमें प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ? पूरे 5,000 प्रॉफिट सर, वैल्यू जीरो हो गया था ना, जो भी मिला 1 रुपए भी मिला तो दैट इज ऑल्सो माई प्रॉफिट। सही है? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अभी सर तीसरा पॉइंट भी हो गया, अभी चौथे पॉइंट में आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? 2013 में जो एसेट खरीदा था, 2013 मतलब ये वाले, है ना, 7 लाख वाले, कितना डिप्रिसिएट हो चुका था? ये 85% हो चुका था। तो 2,40,000 में खरीदे हुए एसेट को 15,000 में बेचा। सेम वही करना है जो अभी अभी किया था। ठीक है, चलो एक एक करके आराम से पहले कैलकुलेशन में आ जाते हैं। ठीक है, यहां पे लिखते हैं 2013 असेट्स। ओके, मैं यहां लिखता हूं ओपनिंग कॉस्ट। व्हाट इज द ओपनिंग कॉस्ट ऑफ 2013 असेट्स? 7 लाख। ठीक है, इसमें से कुछ एसेट हमने बेच दिया और बाकी अभी भी बैलेंस है। कितना बेच दिया? 2,40,000, है ना? तो 2,40,000 वाले एसेट्स बेच दिए, यानी कितना बच गया? 4,60,000 वाले एसेट्स बच गए। ठीक है, तो ये 2,40,000 वाले पे कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन। एट द रेट 10%, 24,000। पक्का?
इंटू 6/12, 12,000। सर क्यों 6/12? अरे शुरू में ही बोला है ना, कोई भी परचेस करो, कोई भी सेल करो, डिस्पोज ऑफ करो, कुछ भी करो, 30 जून को एज्यूम करो, राइट? यस। इसका भी लगे तो निकाल ही लेते कैलकुलेशन, 10%। इसको भी 6/12 करूं? नहीं, ये कितना होगा? अरे एक मिनट एक मिनट, इतना वैल्यू बचा है क्या? इतना वैल्यू बचा है क्या? ये भी चेक करना पड़ेगा। चलो देखो तो एक बार, कितना डिप्रेसिएट हुआ था? 85%, यानी 15% बैलेंस है ना? है क्या उतना? है। चलो ठीक है, तो इस पे पूरा डिप्रेसिएशन चार्ज कर सकते हैं, 46,000। आला। चलो सर, अभी 46,000 को तो अपन बाद में करेंगे, दिस इज ऑन द बैलेंस, है ना? नहीं वो लिखा ही अपन ने, ठीक है, रहने दो उसको। हाँ, तो 12,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं अभी, सबसे पहले 12,000, क्योंकि ये जो 46 है, ये जो 45,500 है, ये अभी चार्ज नहीं होगा, ये एसेट अभी भी है, राइट? तो इन पे डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? 31 दिसंबर को, है ना? आज हम लोग एंट्री कर रहे हैं 30 जून का, इसलिए ये कैलकुलेट भले ही करके रख लिया, लेकिन इनका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाद में, ठीक है? चलो ठीक है, तो 12,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कहां करूंगा? एसेट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, किधर लिखूं? क्रेडिट साइड। फिर से 30 जून, डेप्रिसिएशन 12,000। डन। अब हम लोग इन एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे टू सेल और डिस्पोजल, है ना? तो यहां से ट्रांसफर करूं कितना? सोच के बताना सभी लोग। 2,40,000 पक्का? करेक्ट आंसर, 2,40,000। द कॉस्ट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम असेट अकाउंट टू सेल और डिस्पोजल टू प्लांट एंड मशीनरी, 2,40,000। ठीक है? ठीक है, अब इसमें अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना है, कैसे पता? सबसे पहले तो 85% है ना? तो सर 2,40,000 के एसेट्स थे, अगर मैं इसका 85% कैलकुलेट करूं तो वो आ रहा है 2,04,000। सर 85% कहां से आया सर? ये दिया है ना यहां पे, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। जो 7 लाख वाले एसेट है जो 2013 में खरीदे थे, इसमें ऑलरेडी 85% डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, राइट? तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया 2,40,000 ये वाले एसेट्स का 85%, तो मुझे मिल रहा है 2,04,000। आया ये? सर मतलब 2,04,000 तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका था, ऊपर से हम लोगों ने अभी अभी और डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना? 12,000। तो 2,04,000 प्लस 12 कितना हो गया? 2,16,000। तो मैं यहां से निकालूंगा टू सेल और डिस्पोजल 2,16,000, ठीक है? इट इज 2,04,000 प्लस 12,000, ठीक है? इसको ट्रांसफर कर देते हैं सेल और डिस्पोजल में, प्रोविजन फॉर डेप्री 2,16,000। जम गया? अब हम लोगों ने इस एसेट को बेच दिया, कितने में बेचा सर? 15,000 में। चलो ठीक है सर, लिख देते यहां पे, बाय बैंक 15,000। कोई बता सकता है इसमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ? 9,000 का लॉस, पक्का? कैसे बता सर? 2,40,000 कॉस्ट था, 2,16,000 का डेप्रिसिएशन, यानी 24,000 रुपए का कैरिंग वैल्यू, बेचा 15 में, तो 9,000 का लॉस हुआ। बट कहना ऐसे कि इस अकाउंट में हम लोगों ने 2 एसेट बेचे हैं और एक को स्क्रैप किया है, यानी ये अकाउंट 3 एसेट्स के डिटेल दिखा रहा है, तो अपने को उसका नेट इफेक्ट फाइनली दिखाई देगा, ठीक है? तो लॉजिकली सोचो, पहले वाला एसेट तो 0 पे गया, ठीक है? दूसरा वाला एसेट में 5,000 का प्रॉफिट कमाया, तीसरे वाले एसेट में 9,000 का लॉस हुआ, तो घूम फिर के क्या बचना चाहिए बैलेंस? 4,000 का लॉस। देखो तो उतना ही बच रहा है क्या?
कैलकुलेट करो जरा। आया? देखो रियल हिसाब किताब यही होता है, रियल अकाउंटिंग है ना, टैली करना, करें नहीं। जैसे मान के चलो आप लोग कभी कभी ऐसा होता है, मतलब पता नहीं कितने जन ऐसा करते हो, लेकिन अगर एक करते हो ना बहुत अच्छी आदत है। व्हाट इज दैट? जैसे मान के चलो आप कुछ भी खरीदने गए, जैसे घर से आपको सब्जी वब्जी लाने भेजे, मान लो ऐसा, ठीक है, आपको 500 रुपए का नोट दिया गया और आपको बोले कि सब्जी लेके आओ, ठीक है, तो अपन ने सब्जी खरीद के लाए, बाद में वो हिसाब मांगते हैं, होता है भैया, घर से ही शुरू हो जाता है हमारी अकाउंटिंग का स्किल्स, है ना। तो 500 रुपए का हिसाब देते वक्त, देने से पहले, मतलब पहले तो अपन डरते हैं, है ना, हिसाब में कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरे पॉकेट मनी से गया, राइट, लेकिन एट द सेम टाइम अपन खुद भी टैली करते हैं, करेक्ट, अपन खुद भी टैली करके देखते हैं कि यार ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, मतलब इतना इतना बचना चाहिए, मेरे पास कितना बचा है, हाँ यार इतना ही बचा है, बराबर, करते हो कि नहीं? दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? उसमें भी बचपन से झोल करने की आदत भी शुरू हो जाती है। एक काम करते, इस बार 10 रुपए ज्यादा दिखाते तो 10 रुपए बच जाएंगे ये मेरे। बरोबर है कि नहीं? तो भैया दिस इज व्हाट इज अकाउंटिंग स्किल्स, बचपन से शुरू हो जाती है। यहां पर आके अचानक अपन अपना फॉर्मूला अप्रोच में क्यों चले जाएंगे भाई? यार ये यहां पे लिखने बोला इसलिए लिख रहा हूं, यहां पे ऐसा लिखने बोला इसलिए लिखाओ, नहीं, सोचो ना यार, हिसाब करो, गेटिंग मी? चलो ठीक है, हो गया ये। अब इसका प्रॉफिट लॉस बाद में निकाल लेंगे, अपन ने सब टैली कर लिया उसको। और क्या दिया है सर? ये सभी हो गए ना? और कुछ बेचा, कुछ हुआ नहीं, तो जो बचे कुछ एसेट्स है उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का है। चलो सर, बचे कुछ कौन से बचे? एक तो ये 2020 वाले, एक ये 2021 वाले, और एक 2022 वाला, राइट। चलो तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। अच्छा सर 2005 वाले में? वो पूरा ही खत्म है, वो पूरा कुछ जान ही नहीं उसमें, क्या करेंगे उसको लेके, छोड़ो उसको। हाँ चलो, 2013 के बाद 2020, 2020 लॉकडाउन ईयर, 2020 में कुछ नहीं हुआ, ना परचेज ना सेल। 2020 में सब घर पे बैठे थे और रामायण देख रहे थे, और क्या देख रहे थे? महाभारत देख रहे थे, और वो बर्तन बजा रहे थे। और उसके अलावा जो कर रहे थे वो मत बोलो सर, वो याद मत दिलाओ सर, झाड़ू पोछा किया कि नहीं? यहां पे कितने दिनों ने लॉकडाउन में झाड़ू पोछा किए? अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। खाना बनाया किसी ने? क्या बात है, कुछ हाथ नीचे हो गए। ठीक है भैया, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं, मैंने सब कुछ किया है, जितने काम होते हैं घर के सब कुछ किया है मैंने, ठीक है। चलो 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 चलो, 2020 ओपनिंग कास्ट। व्हाट इज द कास्ट ऑफ एसेट? व्हाट इज द कास्ट ऑफ एसेट? 5 लाख रुपए, ठीक है। इसमें कोई चेंज था क्या? परचेज सेल कुछ भी था क्या? कुछ नहीं था, तो इस पे पूरा 10% डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, और क्या होगा? कितना होगा ये? 50,000 जमा। ओके, ये हो गया 2020। उसके बाद 2021, 2021 एसेट्स, 2021 एसेट्स का ओपनिंग कास्ट कितना है? ओपनिंग कास्ट 3 लाख। इस पे सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम डिप्रिसिएट हुए हैं, तो ये तो चार्ज होंगे ही। इसका भी 10%, कितना होता है? 30,000 आला। उसके बाद 2022 एसेट्स, ये भी है ना सर? 2022 का कौन सा एसेट है? 2021 तक ही तो है। अरे ये जो खरीदा था 15 लाख, उस पर भी तो चार्ज होगा। तो सर परचेज है इस साल में 15 लाख, सिंस इट इज परचेज, क्या इस पे पूरा 10% चार्ज करूंगा? नहीं, इंटू 6/12, देखो कितना आ रहा है, 75,000, ठीक है। Therefore, total depreciation as on 31/12/22, 31/12/22 जब मैं कह रहा हूं तो मैं कौन से लूंगा? एक तो ये बैलेंस, फिर ये बैलेंस, फिर ये, फिर ये, और फिर ये सबका टोटल देखो कितना आ रहा है।
कौन सा 45,500 ही तो बैलेंस है, अपन ने तो वही कैलकुलेट किया ना, अदरवाइज तो 91,000 आ रहा था। $2,46,500 आला का इतना। So this is the depreciation on the remaining assets. Yeah. So this 2,46,500 will be charged to which account? Provision for depreciation account. Now the dates will change. 31st of December 2022. Change the date. बोले तो तारीख। हाँ जी, कितना था? 2,46,500। हो गया। एक बार से वेरीफाई कर लो सर, एक खरीदा था आया वहां पे एंट्री, एक स्क्रैप कर दिया उसकी भी एंट्री आ गई, दो बेचे उन दोनों की भी एंट्री आ गई, बस बिंदास अभी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पे बैलेंस। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? $40 लाख, यानी 40 लाख कॉस्ट के एसेट्स अभी तक मेरे पास है। ठीक है, इसी तरह से भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस देखो 31/12/2022, बचे कुछ एसेट्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 19,22,000 क्लोजिंग बैलेंस। हाँ, आ रहा है ना इतना? 19,22,000 अलग। और इसका जो बैलेंस है दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल, फाइनल बैलेंस। देख लो 4,000 ये निकाल ही लिया था सबने, टोटल लेके मैच कर लो इसको। ठीक है, डिप्रिसिएशन का कोई और क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन डिमांड में जरूर आता है एट द एंड। ठीक है, क्या ये हार्ड लगा अपने को? क्यों नहीं लगा? नहीं, क्योंकि ये क्लास में किया। अगर ये घर पे करते तो इसमें अटकते। ठीक है, किसी ने देखा था इसको घर पे? देखा था? वाह, क्या सर, फुर्सत ही नहीं मिल रही हम लोगों को, कहां देखेंगे अभी है ना। एनीवेज, so this was one of the very interesting questions, very one of the toughest questions of depreciation, considered toughest. Okay, I hope we are done with this now. ठीक है, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे to the AS10 requirements. Okay, कैन आई अज्यूम कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग और कैलकुलेशन को लेके दिमाग क्लियर है सर, है ना? कैसे करते हैं, प्रोविजन वाला तरीका हो, एसेट डिस्पोजल वाला तरीका हो, डेप्रिसिएशन का कोई भी मेथड का कैलकुलेशन हो, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं, ये क्लियर है एवरीवन? चलो तो अब AS10 रिक्वायरमेंट्स, AS10 रिक्वायरमेंट्स में हम लोग कुछ अलग हुआ तो क्या होगा ये देखेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली अलग अलग बातें हम लोग देख रहे हैं। कौन से बातें? एक देखेंगे अपन चेंज इन एस्टीमेट्स, एक देखेंगे हम लोग चेंज
इन मेथड, और एक देखेंगे हम लोग रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट्स। ठीक है, वन बाय वन एक एक करके शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले तक AS10 में, मतलब ये जो AS रिक्वायरमेंट्स है, इसमें ये चेंज इन एस्टिमेट्स और चेंज इन मेथड में दो अलग अलग बातें लिखे हुए थे। ठीक है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होता रहा कुछ साल पहले तक। यहां पर लिखा रहता था प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अभी लिख के रख लो, प्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब शायद आप लोगों ने लॉ में पढ़ा हो। पढ़ा है क्या? यू नो अबाउट द मीनिंग प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव? नहीं? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं, कोई टेंशन नहीं। देखते हैं अभी। चेंज इन मेथड के बारे में ऐसा लिखा रहता था रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है भैया, अकाउंट्स का कनेक्शन हर चीज से है। अकाउंट्स में मैथ्स भी आता, अकाउंट्स में लॉ भी आता, अकाउंट्स में इको भी आता, अकाउंट्स में सब कुछ आता है। ठीक है, वो अपन कनेक्ट कर ही रहे। स्टैट्स भी आ गया, याद है क्या? वेटेड एवरेज मेथड क्या किया था? स्टैटिस्टिक्स से तो था वो। ठीक है, चलो एनीवेज, प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव ऐसा लिखा हुआ करता था। आज नहीं है, अभी लिखना मत, अभी नहीं, अभी चेंज हुआ है। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, समझो इस बात को। पहले ऐसा था कि चेंज इन एस्टिमेट्स में वो बोलते थे कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है अभी से इफेक्ट, मतलब चेंज हुआ ना, चेंज का इफेक्ट अभी से दिखाओ। दैट इज व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब शुरुआत से उसका इफेक्ट दिखाओ। मतलब क्या? मतलब अभी चेंज कर रहे हैं ना, तो अभी से इफेक्ट मत दिखाओ। आप देखोगे एसेट को खरीदा कब था, तभी से वो चेंज अप्लाई होता तो क्या होता, वो पूरा कैलकुलेट करते हुए आओ, फिर उसको ठीक करो। दैट इज व्हाट इज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो ये चेंज इन मेथड किसी जमाने में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हुआ करता था, क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट को मजा आता था ना। वो बोलता था कि जाओ वापस जाओ पहले वाले साल में, फिर चेंज का अप्लाई करते हुए आओ, फिर यहां पे देखो क्या होगा। अरे इंस्टीट्यूट को बड़ा मजा आता था, इसलिए इसके ऊपर दुनिया भर के क्वेश्चंस बना के रख दिए थे उन्होंने। अब कुछ साल पहले से ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। अब क्या हो गया? प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हो गया? चेंज का इफेक्ट आपको अभी से दिखाना है। अगर अभी से दिखाना है तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, फिर खोखला हो गया वो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस तो इंस्टीट्यूट ने पहले ही बना लिए थे, इसलिए आज भी इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन आज इस क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं बचा। इट इज इजी। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर आ गया तो इट इज इजी, क्योंकि आपको बैकडेट में नहीं जाना है, बैकडेट से कैलकुलेट नहीं करना है, आपको अभी से ही चेंज का इफेक्ट दिखाना है बस। ठीक है, सो नाउ इट इज इजी। तो चलो पहले अपन चेंज इन मेथड से ही शुरू करते हैं। इजी मेथड क्या होता है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें इंस्टीट्यूट का पसंदीदा मेथड होता है, जो उनको सबसे पसंद आता है, वो है SLM टू RBM या RBM टू SLM। दो मेथड में चेंज कर रहे हैं सर, है ना? तो कोई भी एक मेथड उठा लो और उसको दूसरे मेथड में अपन चेंज कर रहे हैं। समझ लो बात को? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट दैट इजी टू चेंज द मेथड। ये ऐसा होना नहीं चाहिए लॉजिकली, अगर मैं कहूं तो। क्यों? देखो यार, SLM और RBM इनका कोई मेल नहीं है। मतलब सर, SLM कब लगता है? जब असेट का यूनिफॉर्म यूज है। और RBM कब लगता है? व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड मेथड। समझ लो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? तो सर इससे इधर चेंज कर दूं, अरे यार हलवा है क्या? कहीं से भी कहीं पे भी कुछ भी तुम चेंज करोगे। इट इज जस्ट टू मेक द क्वेश्चन, एंड स्पेशली 11th-12th में भी ऐसे क्वेश्चन आया करते थे। तो 11th-12th में तब SLM और RBM ही होता रहा, इसीलिए इस तरह से उन्होंने बना दिया। लॉजिकली देखने जाओ ना, तो RBM टू SYDM समझ में आता है, या SYDM टू RBM समझ में आता है, क्योंकि बोथ आर एक्सेलरेटेड मेथड्स। मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग? खैर, लेकिन अभी ज्यादा दिमाग लगाएंगे, लोग बोलेंगे आप किताब से ज्यादा जानते हैं। ठीक है, तो किताबी भाषा में आते अपन। ठीक है, ये सब बातें मैं आप लोगों से सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं, ये बताए बगैर भी आगे बढ़ सकता हूं। देखो दो बातें होते हैं, जब मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं आप लोगों से, तो दो बातें होती है। ठीक है, एक तो हम लोग उस नॉलेज से सीखते हैं। ठीक है, यार सर बता रहे कुछ तो काम का होगा, मैं जान लेता हूं इसको। ठीक है, भले ही उसका अभी मेरे को कोई काम नहीं आएगा, फालतू है, कोई काम का नहीं, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं याद आएगा, यार सर ने वो फाउंडेशन में बताया था, अब काम में आ रहा है भाई। ठीक है, ऐसा होगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, सब नहीं होते। ठीक है, कुछ लोग ऐसा, अरे क्या यार फिर से शुरू हो गया सर, क्या करूं इस नॉलेज का, अचार डालू क्या है? बोलते रहो आप। ठीक है, तो ये भी एक होता है। तो
मैं अपना काम कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैंने ये बताना चाहिए जिससे आप लोगों को फ्यूचर में फायदा हो सकता है, और बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलो एनीवेज, तो एसएलएम टू आरबीएम, अब एसएलएम टू आरबीएम या आरबीएम टू एसएलएम एज द केस में भी, मान के चलो हम लोग 10% चार्ज कर रहे थे, ठीक है, इधर भी मान के चलो 10% ही चार्ज कर रहे, ऐसे किताबी भाषा में कह रहा हूं, हाँ। अदरवाइज अगर आरबीएम का फॉर्मूला लगाओ तो वो फॉर्मूला कुछ अलग है, उससे परसेंटेज बदल जाएगा और शायद वो डेसिमल्स में आएगा, ठीक है, लेकिन फिर वो कंफ्यूजन बढ़ेगा ना, इसलिए वो क्या करते हैं, क्वेश्चन में इजी बनाने के लिए सेम परसेंटेज रख देते हैं। ठीक है, चलो आराम से इसको स्टडी करके देखते हैं। मान लो कि मैंने 10 लाख का एसेट खरीदा था, 10 लाख का एसेट खरीदा, पहले साल मैंने 10 चार्ज कर दिया डिप्रिसिएशन, कितना, 10% कितना होगा, 1 लाख, कितना बचा, 9 लाख, ठीक है, ओके, फिर से मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, 1 ही लाख ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कितना बचा, 8 लाख, फिर से मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, कितना, 1 लाख, कितना बचा, 7 लाख, फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, कितना, 1 लाख, कितना बचा, 6 लाख, ओके। अब इस साल हमें शिफ्ट करने की इच्छा हुई कि नहीं भाई, इस बार हम लोग मेथड को चेंज करते, ठीक है, तो मेथड को चेंज कर दे, तो इधर आ गया इसका वैल्यू 6 लाख, ठीक है। अब मेरे को डिप्रिसिएशन चार्ज करने का है, अब कितना चार्ज करूंगा, अगर परसेंटेज सेम है तो इस बार इट विल बी 10% ऑफ द ओपनिंग बैलेंस, यानी 60,000। आरबीएम में यही करते ना अपन, आरबीएम में परसेंटेज वी डोंट अप्लाई ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, वी अप्लाई इट ऑन द ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। तो अभी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 6 लाख है, तो उसका 10% कितना हो गया, 60,000, कितना बचा, 5,40,000। अगला डेप्रिसिएशन 54,000, कितना बचा, 4,86,000। समझ में आया क्या किया, बस हो गया, खत्म। दिस इज व्हाट इज चेंज इन मेथड। इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में क्या किया मैंने, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जिस साल में मैंने चेंज किया उस साल से मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया नया मेथड, खत्म। समझे बात को। अब ये क्यों इतना पॉपुलर था, ये बात समझाने के लिए मैंने आपको वो पहले का बेसिक बताया। अगर ये पुराना वाला मेथड होता, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला, तो मेरे को क्या करना पड़ता, मेरे को यहां से ही, इधर से ही देखना पड़ता कि सर ये 10 लाख पे अगर शुरुआत से मैं 10% आरबीएम फॉलो करता तो क्या होता, फिर इन दोनों को कंपेयर करता, उससे मैचिंग लेवल पे लाता, फिर कंपेयर आगे बढ़ता, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता फिर, ठीक है ना। अब चीज वो हट गया है, अभी वो है ही नहीं, एएस से ही रिमूव हो गया है। एएस ने बोला कि यार हमारे देश में थोड़े हर क्लाइंट अकलमंद होगा ऐसा नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, परेशानी बढ़ेगी, तो उससे अच्छा सीए का काम भी क्यों मुश्किल करना है यार, सीए का काम आसान करो ना यार, पहले इतना परेशानी झेलता है बेचारा, है कि नहीं, तो थोड़ा काम आसान कर लेते, उसके लिए प्रोस्पेक्टिव कर दिया, तो ये आसान हो गया, जमा गया। लिटरली स्पीकिंग आज के डेट में भी अगर चेंज इन मेथड एग्जाम में आ गया तो घबरा जाते हैं हम, घबराने की बात ही नहीं है इसमें, देखो आप, गया दिमाग में, यस। तो आपके बुक में इसके लिए मैंने जगह बना के रखा हुआ है, चेंज इन मेथड मिला, ठीक है। आप लोग पहले काम करो, यहां पर नीचे लिख के रख लो एग्जाम्पल, ठीक है, यहां पे एक ये भी लिख के रख दो AS10, और यहां लिख दो प्रोस्पेक्टिव चेंज। AS10 क्या कहता है, प्रोस्पेक्टिव चेंज। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखो, अच्छे से लिखो, यहां पे कॉस्ट 10 लाख, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। चलो एक छोटा सा टेस्ट, मुझे बताओ अगर मैं वहां पे कहता कि सैल्वेज वैल्यू है 50,000, सैल्वेज वैल्यू है 50,000, तो फिर 10% कितना होता, 1,95,000 की 95,000, 1,95,000 की 95। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जवाब दो, चलो देखते हैं कितने जनों का आंसर आ रहा है 1 लाख,
क्वेश्चन समझा? मैं फिर से रिपीट करूं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा कि कॉस्ट है 10 लाख और डेप्रिसिएशन रेट इज 10%। अगर मैं यहां पे बोल देता हूं कि सैल्वेज वैल्यू इज 50,000, सैल्वेज वैल्यू इज 50,000, तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना होता? ठीक है, चलो कितने जनों को लग रहा है 1 लाख? 1 2 3 4 5। रमजान हाथ उठा कि नहीं उठा? हाँ नहीं। 6 7, बस 7 जन। ओके, 1 लाख 8। अच्छा, और 95,000 आई गेस बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, हाँ जी। कुछ लोगों को छोड़ देते हैं सर 1 लाख प्लस 95,000 डिवाइडेड बाय 2। कोई भी मेथड ले लो, एसएलएम ले लो, आरबीएम ले लो, कोई भी ले लो, पहले साल तो सही में आता है ना? पक्का? चलो, जवाब है, जवाब है पूरे ये तो मैच कर रहा है ना? करेक्ट आंसर इज 1 लाख। क्यों सर? शायद इसके बारे में मैंने बताया भी था, कुछ याद आ रहा है? यस, जब भी परसेंटेज दिया रहे, सबसे पहली बात आपको एक बात याद रखना है, देयर आर 2 डिफरेंट अप्रोचेस, वन इज फॉर्मूला, वन इज परसेंटेज। परसेंटेज मोस्टली लीगल वाला, लॉ वाला दिया रहता है, ठीक है? लेकिन लेकिन लॉजिक ये कहता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने मान के चलो 10 लाख का एसेट है, उसका सैल्वेज वैल्यू है 50,000, ध्यान से सुनना, हाँ, उसका सैल्वेज वैल्यू है 50,000। क्या आपने 50,000 की अकाउंटिंग की है आज? नहीं की है। आपने किसकी अकाउंटिंग की? 10 लाख की। आपके बुक्स में कौन सा वैल्यू दिख रहा है? 10 लाख। तो आप अगर परसेंटेज अप्लाई भी करोगे 95,000 पे कैसे करोगे? जो बुक्स में दिख रहा है उसी पे करोगे ना। सो इट विल बी ऑलवेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। इसी वजह से अगर आपको याद है तो जरा वापस जाना स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये परसेंटेज जब अपन निकाल रहे थे, अपन ने एक अलग से लिखा था कहीं, तो ये देखो, ये याद आ रहा है? यहां पे देखो क्या लिखा था, 1,90,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs। 10 lakhs वाज द ओरिजिनल कॉस्ट, याद आ रहा है? तो whenever you calculate, देखो 19% आया था, 20% नहीं। Always apply whenever it is on percentage, always apply it on the original cost। याद आ रहा है? चल ठीक है, आ जाते हैं अभी वापस। तो ये 10% पर आनम। ओके सर, मेथड SLM। ओके, सो ईयर 0 10 लाख का एसेट है, ओके, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 1 1 लाख, बैलेंस बचा 9 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 2 1 लाख, स्ट्रेट लाइन मेथड है, वैल्यू बचा 8 लाख, वही लिख रहे हो जो अभी लिखा था, हाँ, माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 3 1 लाख रुपए, बैलेंस बचा 7 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 4 1 लाख, बैलेंस बचा 6 लाख। ओके, यहां ऐसा लिखना, मेथड चेंज्ड, ऊपर नहीं नीचे लिखो उसको, नहीं तो ऐसा लगेगा कि पुराना ईयर से हो रहा है। हाँ, मेथड चेंज्ड टू RBM। ओके, तो यहां पे वैल्यू लिख दो 6 लाख। अब वहां पे लिखो माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ ईयर 5 विल बी 60,000। ओके, 10% रेट सही है इसलिए 60,000। मान के चलो यहां पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आरबीएम मेथड से 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो क्या होता? तो 1,20,000 होता, और क्या होता? जमा, बैलेंस बचा 5,40,000। सो व्हाट विल बी डेप्रिसिएशन?
फॉर ईयर 6 54,000, बचा 4,86,000 एंड सो ऑन. हो गया? वेरी डिफिकल्ट. चेंज इन मेथड. चलो अब आ जाते हैं चेंज इन एस्टिमेट्स पे. ठीक है, चेंज इन एस्टिमेट्स में. ओके, यहां लिखो AS10 रिक्वायरमेंट अगेन प्रोस्पेक्टिव चेंज. प्रोस्पेक्टिव चेंज देखते ही क्या समझ में आना चाहिए? अभी से. देखो दिस इज बेसिकली टर्म ऑफ लॉ. आप लोग जब लॉ में देखोगे तो लॉ में भी आपको ऐसे टर्म्स दिखाई देंगे. उस पर कभी कभी अमेंडमेंट आते हैं ना लॉ में, तो अमेंडमेंट कैन बी विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. ठीक है, तो वो जो चेंज आता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब अभी से, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पहले से. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ऐसी जानकारी दूं जस्ट फॉर नॉलेज. ठीक है, तो बीच में वोडाफोन के ऊपर एक केस हुआ था. वोडाफोन के ऊपर पता नहीं कितने जनों ने सुना था. क्लेम वॉज ऑफ 10,000 करोड़. वोडाफोन के ऊपर 10,000 करोड़ का क्लेम आया था. ठीक है, क्यों आया था? उनके ऊपर यह आया था कि उन्होंने टैक्स की चोरी की है 10,000 करोड़ का. ठीक है सर, ये कैसे हुआ था? देखो आप लोगों ने देखा होगा कि वोडाफोन ने आइडिया को टेक ओवर किया था, पता ही होगा सभी को. ठीक है, डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं, इट वॉज अ केस ऑफ टीडीएस. टीडीएस का जो पेनल्टी होता है दैट इज 100% ऑफ द टीडीएस दैट वाज नॉट डिडक्टेड. तो उन्होंने टीडीएस जो डिडक्ट नहीं किया था वो पूरा का पूरा पेनल्टी लगा था उनके ऊपर. लगाया जाना चाहिए था, लगा नहीं था वो अलग बात है. वो क्या हुआ था मैटर, हाई कोर्ट में वोडाफोन केस हार गया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन केस जीत गया. ऐसा हुआ था पूरा केस. ठीक है, तो एक असेसिंग मतलब जो इनकम टैक्स का जो ऑफिसर होता है वो बंदे ने ऐसा डिस्कवर किया कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसको एक अलग ही रूप दिया गया. बेसिकली टैक्स इंडिया का है, लेकिन इंडिया में टैक्स ना भरना पड़े इसलिए एक फेक कंपनी क्रिएट किया गया फॉरेन में, और पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन उस कंपनी के थ्रू रूट हुआ. ऐसा दिखाया गया कि इट वॉज अ फॉरेन ट्रांजैक्शन, वो इंडिया का ट्रांजैक्शन था ही नहीं. और वो फेक कंपनी कहां क्रिएट किया गया? एक ऐसे देश में जहां टैक्स ही नहीं है. देयर आर सच कंट्रीज विच आर कॉल्ड एज टैक्स हेवन कंट्रीज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज, टैक्स की भाषा में बोलते हैं. एक को बोलते हैं टैक्स हेवन, एक को कहते हैं टैक्स हेल. इंडिया इज टैक्स हेल. क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है. टैक्स हेवन बोले तो या तो टैक्स लगता ही नहीं या तो बहुत कम. समझे बात को? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेक कंपनी क्रिएट किया. किधर? इन अ टैक्स हेवन कंट्री. ठीक है, वहां से ट्रांजैक्शन को रूट किया. तो कैसा हुआ कि इंडिया का तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है और जिस देश का ट्रांजैक्शन है वहां पे टैक्स ही नहीं है. ऐसा करके दिखाया गया. लेकिन जो इनकम टैक्स ऑफिसर बोला वो बोला कि यार ये तो गलत बात है यार. जिस कंपनी को टेक ओवर किया वो तो इंडिया का है ना. ये बिजनेस कहां का है? इंडिया का है ना. आइडिया का बिजनेस कहां है? इंडिया. वोडाफोन वाज वर्ल्ड नंबर 1 एट दैट टाइम. आज भी है कि नहीं पता नहीं, अभी नीचे आ गया होगा. ठीक है, तो व्हाटएवर. तो उस जमाने में उनको इंडिया में एंटर करना था. तो एंटर करना था तो वो क्या करेंगे, उन्होंने कैप्चर कर लिया आइडिया को. ठीक है, तो वो चीज में उन्होंने उनको ये एक्चुअली वो भी नहीं था उस वक्त में. उन्होंने हच को किया था, आइडिया भी नहीं. सॉरी, ये वाला जो केस था ना, पहले एक हच करके आया करता था, पता है क्या? हच करके एक था पहले. वो एक कुत्ते वाला ऐड आता था, पता नहीं कितने जनों ने देखा. छोटा सा एक कुत्ते वाला, क्या बोलते हैं उस कुत्ते को? डोकोमो. नहीं, डोकोमो तो छोड़ दो, वो तो ऐसे ही, वो तो टाटा का था. हच सुना नहीं होगा शायद आप लोगों ने में से, कुछ लोगों ने यूज भी नहीं किया. हच करके हुआ करता था एक बार. ठीक है, तो हच को उन्होंने टेक ओवर किया था. इट वॉज नॉट आइडिया, आइडिया तो अभी अभी हुआ है. ये उन्होंने हच को टेक ओवर किया था. ठीक है, तो वो हच को टेक ओवर करते वक्त उन्होंने इस तरह से रूट किया था ट्रांजैक्शन, और वो उस चीज में उन्होंने दिखाया इस तरह से. इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि सर हच का इंडिया का बिजनेस आप टेक ओवर कर रहे हो, तब तो इंडिया में टैक्स भरना चाहिए.
और इंडिया का टैक्स भरना चाहिए तो वोडाफोन जो पैसे दे रहा है उस पर टीडीएस काट के देना चाहिए, और टीडीएस काट के टीडीएस का वो जो भी अमाउंट आ रहा था दैट वाज टोटलिंग टू 10,000 करोड़। ये पूरा ऐसा किस्सा हुआ था, ठीक है। तो हाई कोर्ट में वो केस हारे थे, हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ यार ये तो पूरा का पूरा क्लियर दिख रहा है, ये तो बिजनेस, अब तो फालतू में कंपनी क्रिएट किया आपने, कुछ और ही किया आप लोगों ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अचानक जज की ओपिनियन बदल गई। इंडिया में अपन है ना। समझ गया ना, 10,000 करोड़ में से 100 करोड़ भी दे दिया होगा तो जज की तो जिंदगी बन गई भाई। है कि नहीं। चलो एनीवेज, तो खैर मैंने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं सुना। हाँ, तो जो भी हो, तो पॉइंट ये है कि ऐसे बहुत सारे गड़बड़ घोटाले, ऐसे बहुत सारे गड़बड़ घोटाले यहाँ पे होते रहते हैं, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा था यहाँ पे, अचानक से ना मैं डाइवर्ट हो गया, कुछ और ही बोलने लग गया यहाँ पे अकाउंट्स के इसमें बोलते बोलते। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव के बारे में समझा रहा था मैं आपको। तो इसमें क्या हुआ कि सरकार को झटका लगा ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो सरकार क्या करेंगे, 10,000 करोड़ यार, 10,000 करोड़ का टैक्स आ सकता था, नहीं आया, जीरो। तो झटका लगा बेचारे को, तो उन्होंने फिर लॉ को चेंज किया, ठीक है। अब देखना आप लोग जब आगे बढ़ के जब इंटर और फाइनल में पढ़ोगे तो आप लोग देखना इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपको एक चेंज दिखाई देगा, तब आपको मेरी ये बातें याद आएंगी, ठीक है। तो ये मेन कारण थे, ये तो वन ऑफ द केसेस है, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे जिसपे सरकार को लगातार झटके लग रहे थे, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, लोग रूट कर रहे थे थ्रू फॉरेन कंट्रीज। तो इसलिए उनको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के पॉलिसीज को बहुत ज्यादा टफ बनाना पड़ा, और उसके मुताबिक फिर चेंजेस आए। वो जो चेंजेस लाए उन्होंने, वो लाए विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, नॉट विथ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि उनको वसूलना था ना टैक्स। तो समझ रहे हो क्या हो रहा है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दिस इज बेसिकली अ लीगल टर्म। जब उनको पहले से, बहुत पहले से चीजों को अप्लाई करना होता है तो वो उसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं, और अभी से अप्लाई होगा तो उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दैट वाज अ लीगल टर्म। अब वापस आते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। हाँ जी, तो चेंज इन एस्टिमेट्स AS 10 के मुताबिक मैं क्या करूंगा सर, अगर कभी भी एस्टिमेट चेंज हुआ, एस्टिमेट चेंज हुआ बोले तो मे बी मैंने एस्टिमेट, दो एस्टिमेट किए मैंने, कौन से दो एस्टिमेट किए मैंने, एक तो लाइफ और दूसरा सैल्वेज वैल्यू, राइट। अब इसमें मुझे लगता है नहीं यार, इसमें चेंज आ रहा है, तो चेंज आ रहा है तो क्या करूंगा, जब से चेंज आया तब से मैं कैलकुलेट करूंगा रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन, रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। सर कैसे करूंगा कैलकुलेट, वहां पे लिखो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस माइनस रिवाइज्ड सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक है। चलो, तो सपोज कॉस्ट है 25 लाख रुपए, ठीक है, कॉस्ट है 25 लाख रुपए, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू है 1 लाख रुपए, एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 साल, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, हम लोग एसएलएम में लगाएंगे क्योंकि ये जो चेंज है ना पूरा का पूरा, ये सब एसएलएम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉड्यूल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आरबीएम में भी हो सकता है, लेकिन आरबीएम वाला कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इन दैट केस आपको वो आरबीएम का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसको कवर नहीं किया इंस्टीट्यूट ने, सिर्फ एसएलएम कवर करके रखा है, तो अपन सिर्फ एसएलएम में ही देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे लिख के भी रख लो एसएलएम,
चलो सर, सो पहला पहला साल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 25 लाख, ठीक है। अब मैं माइनस करूंगा यहां से डेप्रिसिएशन। क्या इस बार मुझे डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया है? नहीं। परसेंटेज दिया रहता तो सीधा 25 लाख पे कैलकुलेट करता, सैल्वेज वैल्यू को टोटली इग्नोर कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे फॉर्मूला लगा रहा हूं, जब भी फॉर्मूला लगाओगे सैल्वेज वैल्यू को कंसिडर करना है। तो मेरा पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 25 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, ऐसे ही होना चाहिए। 2,40,000। चलो सर, व्हाट इज द WDV? 22,60,000, ठीक है। मुझे याद नहीं कितने जनों को याद है, लेकिन मैंने आप लोगों को स्ट्रेट लाइन मेथड के वक्त में कुछ कहा था, अगर याद है। मैंने आपको कहा था कि हर साल अगर पहले साल का अपन डेप्रिसिएशन निकालते हैं और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अपन उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, वी डोंट कैलकुलेट इट। लेकिन मैंने आपको उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का भी कैलकुलेशन सिखाया था और ये बोला था ये अभी नहीं, आगे चल के काम में आएगा। कहा था, आ गया वो वक्त, अब काम में आएगा। अब हम लोग सीधा कांस्टेंट 2,40,000 कॉपी नहीं कर लेंगे, अभी अपन फॉर्मूला को लिखेंगे, क्योंकि वो लिखने से मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। चलो, दूसरे साल में देयर इज नो चेंज इन एस्टिमेट, तो जरा हम लोग लिखते हैं यहां पे डेप्रिसिएशन कितना होगा। डेप्रिसिएशन विल बी, कुछ याद है क्या, क्या कहा था वहां पे? दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 2,40,000 आंसर है, पता है मुझे, लेकिन वो 2,40,000 कैलकुलेट कैसे आएगा? 22,60,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 9, याद है क्या? यानी ये होगा ओपनिंग बैलेंस माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। याद है क्या? ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो ओपनिंग बैलेंस है 22,60,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू है 1 लाख डिवाइडेड बाय 9। जब ये कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है? सेम आया 2,40,000, है ना। तो लोग कहते हैं कि इतनी क्या कहते हैं यार, जहमत, क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? कुछ तो भी बोलते हैं यार, छोड़ो। इतनी तकलीफ क्यों उठाना, सीधे भाषा में तकलीफ। चलो, इतनी तकलीफ क्यों उठाना, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर देना का ना, ठीक है। बट एनीवेज, ये कितना बचा? 20,20,000, ठीक है। चलो, इसी तरह से ईयर 3 भी लिखते हैं अपन, ईयर 3, ठीक है। तो ईयर 3 में मेरा डेप्रिसिएशन कितना होगा? सीधा 2,40 मत लिखना, कैलकुलेशन दिखाओ वहां पे। कैसे लिखोगे? कैलकुलेशन बताओ। 20,20,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 8, ऐसे ही होगा। यस, कितना आया डेप्रिसिएशन? 2,40,000, यानी कितना बचा बैलेंस? 17,80,000 आया ऐसा। ओके, अब ईयर 4 में हमें लगा कि नहीं यार, मेरे एस्टिमेट्स तो गलत थे सर, ठीक है। तो ईयर 4 में मेरे को कुछ चेंज लग रहा है, देयर इज सम चेंज। मैंने क्या एस्टिमेट लिया था? मैंने एस्टिमेट लिया था कि सैल्वेज वैल्यू 1 लाख होगा। मैंने क्या एस्टिमेट लिया था? ओवरऑल लाइफ विल बी 10 इयर्स। लेकिन अब मेरे को लग रहा है नहीं यार, सैल्वेज वैल्यू जो था ना, ये सैल्वेज वैल्यू मैंने 1 लाख रुपए गलत पकड़ लिया सर, ठीक है। इसके तो मुश्किल से 50,000 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाले, हो सकता है ऐसा, ठीक है। इसके अलावा सपोज यूजफुल लाइफ जो मुझे लग रहा था कि 10 साल होगा ओवरऑल, ये 10 साल की जगह मेरे को लग रहा है नहीं, चल जाएगा भाई, 12 साल तो चल ही जाएगा,
पॉसिबल? ये कितने सालों के बाद पता चला मुझे? 3 साल के बाद, यानी 3 साल का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, अभी मुझे चौथे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने का है। तो मैं क्या करूंगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी चौथे साल से ही इस चेंज को इफेक्ट में लाऊंगा। तो कैसे लाऊंगा सर? चलो, चौथे साल का जो डेप्रिसिएशन होगा ये कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस? 17,80,000, ठीक है, माइनस क्या अब मैं सैल्वेज वैल्यू 1 लाख पकड़ूंगा? अभी पकड़ूंगा 50,000, यहां पे लिख के रख रहा हूं 50,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द यूजफुल लाइफ नाउ? रिमेनिंग लाइफ। क्या मैं 12 से डिवाइड कर दूं उसको? समझ लो बात को, क्या करना है? आराम से जरा समझने की कोशिश करो। कैन आई से दिस इज +2, करेक्ट? तो सर मेरा रिमेनिंग लाइफ वैसे कंटिन्यू करे तो 8 साल में से अभी 7 साल बचे रहने चाहिए थे, लेकिन अगर लाइफ +2 हुआ है, यानी व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ? 9 इयर्स। आप लोग जरा ध्यान से देखो, यहां पे हर बार आप जो माइनस कर रहे हो वो 10 माइनस नहीं किया आपने, 9 माइनस नहीं किया आपने, 8 क्या किया आपने? आप रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर रहे हो हर बार। तो इज द रिमेनिंग लाइफ, वैसे देखने जाओ तो अभी रिमेनिंग लाइफ शुड हैव बीन 7, राइट? लेकिन अगर वो बढ़ा है, कितने से बढ़ा? +2 से बढ़ा, देन व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ नाउ? रिमेनिंग लाइफ इज 9, ठीक है? या इसी तरह से भी देख लो कि ओवरऑल लाइफ अगर अब 12 साल हो गया है, 3 साल तो हो चुके हैं ना, तो 12 में से 3 गए, कितना बचा? 9 इयर्स। तो रिमेनिंग लाइफ इज 9। गॉट इट? चलो करो कैलकुलेट, पॉइंट्स में आएगा शायद, आई डोंट नो। 222 आया? हाँ, 12 साल ऑल नहीं, 10 साल की जगह 12 साल, मैंने 10 को काट के 12 किया, मतलब जो 10 साल का लाइफ मैंने सोचा था उसकी जगह ये 12 साल का लाइफ है, ठीक है, जिसमें से 3 साल हो चुके हैं, यानी 9 साल बचे, ठीक है? यस। अब क्या बचा बैलेंस? 1,00,000 87,778। थोड़ा राउंडिंग ऑफ डिफरेंस जरूर आएगा। अगले साल का डेप्रिसिएशन अब वैसे ही कैलकुलेट होगा, ये होगा 15,87,778। अब 50,000 इज द स्क्रैप वैल्यू एंड 8 years आर रिमेनिंग। देखो ये उतना ही आएगा, 192,222। थोड़ा पॉइंट्स का डिफरेंस आएगा, समझ में आया? क्या किया अपन ने? यहां से चेंज अप्लाई कर दिया, ईयर 4 में चेंज आया, तो ईयर 4 में हमने क्या किया? बस फिगर्स को रिवाइज कर दिया, नथिंग एल्स। दिमाग मध्ये गेला सगळ्यांना? बहुत हार्ड है ये। चेंज इन एस्टिमेट्स और चेंज इन मेथड का तड़का अगर लगा दे क्वेश्चन में तो सीधा क्वेश्चन 10 मार्क का बन जाता है, ठीक है, जबकि है हलवा, ठीक है? अब जरा वापस एक बार आप उस बॉक्स को चेक करो, क्या लिखा आपने वहां पे? देखो, रिवाइज डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? ओपनिंग बैलेंस माइनस रिवाइज्ड सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। समझ में आया फॉर्मूला सबको? रट्टा मारना पड़ेगा ना? इजी थे दोनों के दोनों। दिस इज AS10 रिक्वायरमेंट, ठीक है? अब एक बचा है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, और उसके अलावा एक चीज और बचा है अपना। कौन सा बचा है? क्या बचा है इसके अलावा? क्या बचा है? एनीवन? समथिंग न्यू दिस ईयर? अरे इधर कौन सा? अमोर्टाइजेशन, ठीक है? चलो तो क्या करने का है? एक क्वेश्चन कर ले फिर ब्रेक ले, कि ये दोनों का क्वेश्चन देख ले मॉड्यूल का, फिर ब्रेक, कि अभी चाहिए ब्रेक? अभी चाहिए सर। चलो ठीक है, तो एक ब्रेक ले लो, उसके बाद हम लोग इसके 2 क्वेश्चंस देख लेंगे मॉड्यूल से, और उसके बाद हम लोग जाएंगे टू अमोर्टाइजेशन, और उसके बाद आ जाएंगे टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से खत्म, ठीक है?